टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे थे, हमने अभी तक कौन कौन से मेथड पढ़े? व्याख्यान विधि पढ़ा, प्रयोगशाला विधि पढ़ा, बोलो प्रदर्शन विधि पढ़ा, प्रोजेक्ट परियोजना विधि पढ़ा, उसके बाद अनुसंधान डिस्कवरी मेथड पढ़ा। क्लियर? ओके, 5 मेथड पढ़े बोलो। ओके, नंबर 6 मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, साइंस बोलो टीचिंग मेथड, ठीक है। ओके, और अब मैंने कहा समस्या समाधान विधि। क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्लियर? ओके, थोड़ा ध्यान दो। समस्या समाधान विधि में ऐसी क्या बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले? तो मैंने कहा सबसे पहली बात, पहले आप 10 मिनट देर सुन लो कि ये जो मेथड है समस्या समाधान विधि, इसका जनक बोलो, प्रतिपादक बोलो, देने वाला बोलो, दुनिया में लाने वाला बोलो, वो है बोलो सुक्रांत। और मैंने कहा बोलो कौन है? सुक्रांत और बोलो थॉमस। कौन है बोलो? सुक्रांत और थॉमस, ठीक है। मैंने कहा इस विधि के जनक, ओके, बोलो क्या है? सुक्रांत। क्लियर? ओके, एंड जैन थॉमस। ओके, ये दो इस विधि के लाने वाले। अब नाम क्या है? समस्या समाधान विधि। इस मेथड में क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट को एक समस्या देता है। क्लियर? क्या देता है बोलो? समस्या। समस्या जो देता है वो ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हो। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिस पे वास्तव में बोलो आपसे मैं करूं डिबेट की जा सकती हो। तो इसका मतलब शिक्षक क्या करता है? समस्या देता है और बच्चों के ग्रुप बना देता है, और बच्चे क्या करते हैं? उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। या टीचर बोल देता है कि ये समस्या है, आपको कल इस पे हमें डिस्कशन करना है और समस्या का हल निकालना है। 2 ग्रुप बना देते हैं, जाइए तथ्य वथ्य इकट्ठे कीजिए और कल हम इसको इस पे क्या करना है? डिस्कशन करना है। क्लियर? तो इस विधि के अंदर समस्या कैसी होनी चाहिए बोलो? जिस पे डिबेट की जा सकती हो, जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होनी चाहिए और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बोलो आपसे मैं करो पता चला समस्या तो टीचर दे रहा है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में अच्छे कौन, और बच्चे हैं बोलो आपसे में 8 साल के 9 साल के, तो वो समस्या पे डिस्कशन कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं तो ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बोलो बात समझ ना। समस्या कैसी होनी चाहिए जिसपे क्या किया जा सकता हो बोलो? डिबेट किया जा सकता हो और उसका एक हल निकाला जा सकता हो कि वास्तव में इसका सही हल क्या है। बोलो बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब है इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। हर विधि का क्या होता है बोलो? लाभ और हानि, यानी गुण और दोष दोनों होते हैं। गुण तो क्या है कि बच्चे भावी जीवन की समस्याओं को हल करना सीखते हैं। बच्चों के अंदर तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन की प्रक्रिया विकसित होती है। क्लियर? बोलो आपसे में बच्चों के अंदर डिबेट करने की, बोलो आपसे में समस्याओं को हल करने की भावना भी जागृत हो। लेकिन दोष क्या है इसका कि बोलो ये छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी है नहीं है। और मैंने कहा इस विधि से पाठ्यक्रम पूरा समय पर नहीं किया जा सकता। क्या हर चीज पे अगर ऐसे करने लग जाएंगे कि टीचर जाएंगे तुम मैं सो समस्या दे रहा हूँ, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, बोलो तुम ही इसका हल निकालना है, तो क्या होगा बोलो? हर चीज हर पाठ्यक्रम की कंटेंट का पहले तो इस विधि से हम नहीं पढ़ सकते, और दूसरा अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्लियर? तो विधि के जनक कौन है? सुक्रांत और सेंट थॉमस। बोलो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, यही ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? फिर मैंने कहा समस्या समाधान विधि में क्या होता है? इस विधि में शिक्षक, क्लियर, छात्रों के सामने क्लियर, ओके, मैंने कहा सामने एक समस्या, ओके, को रखता है। क्लियर? रखता है, ओके, जिस बोलो के बारे में, ठीक है, बारे में छात्र मैंने कहा वाद विवाद। क्लियर? वाद विवाद बोलूं, डिस्कशन बोलूं, डिबेट बोलूं, एक ही बात है बोलो। क्लियर? ओके, करके समाधान, ठीक है, समाधान, ठीक है,
बोलो निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो इसलिए मेथड का नाम क्या रख दिया, बोलो समस्या समाधान विधि। ओके, मैंने कहा तीसरी बात क्या पता होना चाहिए कि इस विधि में, क्लियर, इस विधि ओके में समस्या समस्या ठीक है सार्थक, ओके, सार्थक होनी चाहिए, क्लियर, सार्थक होनी चाहिए मतलब रियल में सही होनी चाहिए, क्लियर। ऐसा नहीं है कि ऐसी उठ पटांग कोई डिस्कशन कर रहे कोई समस्या, ओके, सार्थक होनी चाहिए। मैंने कहा समस्या, ठीक है, समस्या पाठ्य पुस्तक, क्लियर, पाठ्य पुस्तक से क्या होनी चाहिए, संबंधित संबंधित होनी होनी चाहिए, क्लियर, ओके। उसके अलावा मैंने कहा समस्या समस्या, क्लियर, बालकों बालकों के बालकों के मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास बोलो को करने विकसित, क्लियर, विकसित करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उल्टो उल्टो अवसाद में डाल दे। बोलो बात समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो ओके, मानसिक विकास को विकसित करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। बोलो समस्या समस्या बालकों, क्लियर, की चिंतन चिंतन, मैंने कहा चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति, क्लियर, कल्पना शक्ति, ठीक है, शक्ति को विकसित करने वाली होनी चाहिए, विकसित बोलो करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सारी बातें हैं ये समस्या समाधान के अंदर समस्या के मापदंड को डिसाइड करती है। मापदंड मतलब समझ में आया कि जब समस्या समाधान विधि के अंदर समस्या रखी जाएगी तो रखने वाले को किस मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं समस्या समस्या ओके बालकों के एज ग्रुप, क्लियर, एज ग्रुप, ये इतना सा वर्ड समझ के बोलो के अनुसार ओके होनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो मापदंड है जो इसमें टीचर को खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो कोई कंटेंट इस विधि से पढ़ाना चाहता है। तो किन किन का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो समस्या क्या होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, बोलो बिना मीनिंग की नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के से क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, क्लियर, और बालकों को मानसिक विकास विकसित करने वाली होनी चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट करने वाली होनी चाहिए कि बोलो जब बच्चे उस पर डिबेट करें उसका समाधान निकाले तो एंड रिजल्ट बच्चों का मेंटल लेवल इंप्रूव हो, डेवलप हो, क्लियर। और समस्या बालकों की चिंतन तर्क और कल्पना शक्ति को विकसित करने वाली, ये सब वर्ड जानते बोलो। चिंतन का मतलब क्या होता है, बोलो थिंकिंग, तर्क का मतलब रीजनिंग और कल्पना का मतलब इमेजिनरी, बोलो बात समझ ना, क्लियर, शक्ति को विकसित करने वाली होनी चाहिए, ओके। समस्या बालकों के एज ग्रुप के अनुसार होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए लिखा अगर क्वेश्चन कभी आता है कि समस्या समाधान विधि में समस्या के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, मापदंड मतलब समझ के बोलो कि पैरामीटर्स, टीचर को समस्या रखनी है तो पहले से उसके दिमाग में ये पैरामीटर होने चाहिए कि मुझे जब इस विधि से कोई कंटेंट पढ़ाना है या बच्चों को सिखाना है तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा अगर ये हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कहा नंबर 8 की बात करूं, क्लियर, 8 बात क्या बोलो गुण, और बोलो 9 क्या हो जाएगा दोष, क्लियर। गुण तो मैंने कहा बोलो इससे क्या होता है बालक, ठीक है, बालक जीवन, ठीक है, की समस्याओं समस्याओं ठीक है का समाधान, बोलो समाधान ओके करना सीखते हैं, ठीक है। ये इस विधि का क्या है गुण है कि भाई जब वो डिबेट करेंगे समस्या का समाधान निकालेंगे तो जीवन में भी अगर कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान निकालना सीखेंगे, ये इस मेथड का क्या है गुण है। दूसरा मैंने कहा बालक, ठीक है, का बोलो मानसिक विकास, क्लियर, मानसिक विकास ओके होता है क्योंकि इसके अंदर बालक चिंतन करेगा, तर्क मतलब समझते बोलो, क्लियर, और कल्पना करेगा तो डेफिनेटली उसका मानसिक विकास होता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर चिंतन तर्क ओके एंड कल्पना बोलो द्वारा, क्लियर, ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो,
डेफिनेटली जब हमारे सामने कोई समस्या रखी जाती है और हमें उसे समाधान निकालना होता है तो हम उसके बारे में जरूर सोचते हैं, हम उसके बारे में सोल्व करने का कुछ ना कुछ रीजन ढूंढते हैं और इससे हमारी इमेजिनरी पावर भी बढ़ती है। क्लियर? ओके, अगर मैं बात करूं दोस्त की, तो मैंने कहा दोस्त तो सबसे पहला क्या है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं छोटे बालकों के लिए, बालकों के लिए बोलो आप समय को उपयोगी उपयोगी नहीं है, यह अनुपयुक्त है। क्लियर? बोलो छोटे बालकों के लिए कोई उपयोगी नहीं है, बोलो क्लियर। और दूसरा मैंने कहा कि इस विधि से, ठीक है, बोलो समय पर मैंने कहा पाठ्यक्रम को पूरा समय पर, पाठ्यक्रम, क्लियर, पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता है, नहीं बोलो किया किया जा सकता है। और एक दोष ये भी है कि पाठ्यक्रम के हर कंटेंट को हम इस विधि से नहीं पढ़ा सकते, हर एक कंटेंट को हम चाहें कि भाई उस पर वाद विवाद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो मैंने कहा पाठ्यक्रम, बोलो पाठ्यक्रम, ओके, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के सभी सभी विषय वस्तु, क्लियर, विषय वस्तु मतलब क्या होता है? कंटेंट, बोलो क्लियर, विषय वस्तु को इस विधि से नहीं नहीं बोलो मैंने कहा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉमन सेंस वाली चीज थी। बोलो आपको बस इस नाम का मतलब समझ में आना चाहिए और जनक आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नोट करोगे? फिर आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आगमन और निगमन विधि, जिससे पक्का क्वेश्चन आता है। ओके, अभी एक ट्रिक से मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है? ये तो बार बार पूछा ही जाता है, समस्या समाधान विधि का जनक पूछे, प्रतिपादक पूछे, गिवन बाय पूछे, खोजकर्ता, कुछ भी पूछे, क्या है बोलो? सुक्रांत एंड सेंट थॉमस। क्लियर? कभी नाम सुना? बोलो सुक्रांत एंड सेंट थॉमस। ओके, फीलिंग समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बोलो ओके। ओके, हो गया ये नोट? बोलो
ओके, बात समझ में आई? बोलो। ओके, तो आ जाए अब वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिससे पक्का क्वेश्चन आता है, और वो है, बोलो आपका नंबर। ठीक है, नंबर कौन सा? 7। मैंने कहा दो एक साथ बता रहा हूं, आगमन विधि तथा निगमन विधि। पूरा कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, ठीक है? निगमन विधि। ओके, मैंने कहा आगमन विधि तथा निगमन विधि। क्लियर? ओके, 1 मिनट। ओके, तो अब आप 15 मिनट ध्यान देना। ये मेथड ऐसा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और वहाँ एग्जाम में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों का पूरा कंपेरेटिवली स्टडी करा रहा हूँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। इधर लिखा मैंने, ठीक है? ये तो आप समझ के बोलो, बोलो इंडक्टिव एंड ओके डिडक्टिव मेथड। ओके,
मैंने कहा एक तरफ लिखा मैंने आगमन विधि, ओके, एक तरफ लिखा निगमन विधि, और जस्ट एक दूसरे के उल्टी होती है, इसलिए हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? ओके। मेथड, ओके। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इसके प्रतिपादक, क्लियर, गिवन बाय अरस्तु। कौन है बोलो? अरस्तु, ठीक है। और इसके प्रतिपादक, ओके, प्लेटो। फिलोसोफर है, दार्शनिक है, इन्होंने ये मेथड दिए हैं। अब मैंने कहा इसमें किसमें बोलो? आगमन विधि में। इसमें उदाहरण बताकर नियम या सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। ओके, इसमें नियम या सिद्धांत बताकर उदाहरण बताए जाते हैं, जस्ट उल्टा है। क्लियर? इसमें नियम या सिद्धांत पहले बताकर, ठीक है, फिर उदाहरण, ठीक है, बताए जाते हैं। ओके। उसके बाद नंबर 3, मैंने कहा ये जो है ये है छोटे बालकों, ठीक है, अर्थात छोटी कक्षाओं, ठीक है, कक्षाओं के लिए। और यह बोलो बड़ी कक्षाओं, ठीक है, बड़ी कक्षाओं के लिए। ओके। आज हम जब पढ़ते हैं तो हम आपको पहले नियम बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। हायर क्लासेज में ऐसे ही होता, बोलो क्लियर। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए, पहले एग्जाम्पल बताना चाहिए, और फिर बताना चाहिए कि इन एग्जाम्पल से ये नियम बोलो लगेगा, तो बच्चे क्या ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। इसका मतलब ये वाली बालक केंद्रित है, ये वाली शिक्षक केंद्रित है। क्लियर? ये क्या है? बालक केंद्रित। ओके। ये क्या होती है बोलो? शिक्षक केंद्रित। ओके। अच्छा, यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहां आता है? जब आपको यहां पर पूछे जाते हैं कि इसमें और इसमें कौन ज्ञात से अज्ञात, कौन अज्ञात से ज्ञात, कौन मूर्त से कौन अमूर्त, कौन अमूर्त से मूर्त, कौन सरल से जटिल, कौन जटिल से सरल, कौन सामान्य से विशिष्ट, कौन विशिष्ट से सामान्य। ऐसी जब बातें एग्जाम में ऑप्शन में आती है तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब अपने को तो एग्जाम में राइट करना है, बोलो क्लियर। तो मैं पहले तो आपको लिख रहा हूं यहां पर इनमें डिफरेंस, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से अगर ध्यान रखोगे तो आपका राइट हो जाएगा। और हमारा पहला पर्पज यही होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन राइट होना चाहिए। मैं बात समझ रहे हो? बोलो मतलब हमें लाख समझ लिया कोई चीज और पता चला कि समझने से ही मैं तो गलत करके आ रहा हूं, तो बोलो उससे अच्छा है कि मुझे वहां पर ट्रिक याद रखनी चाहिए। क्लियर? तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा ज्ञात से अज्ञात। पूछे तो कौन है? आगमन। इधर क्या बोलूंगा? अज्ञात से ज्ञात। ओके, पहले लिख रहा हूं, फिर मैं आपको भी लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात। मैंने लिखा सरल से जटिल। ओके, यहां पर जटिल से सरल। ओके, मैंने लिखा यहां पर विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। इधर क्या लिख रहा हूं? सामान्य से विशिष्ट। ओके, अच्छा, मैंने लिखा यहां पर स्थूल से सूक्ष्म। क्लियर? इधर क्या लिख रहा हूं बोलो? सूक्ष्म से स्थूल। क्लियर? ओके, अच्छा, मैंने यहां पर लिखा
मूर्त से अमूर्त। क्लियर? इधर लिख रहा हूं मैं, बोलो अमूर्त से मूर्त। क्लियर? मैंने लिखा यहां पर प्रत्यक्ष से प्रमाण, ओके, की ओर, और इसमें क्या बोलूंगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष। ठीक है, की ओर। बात समझ में? इससे बालकों का मानसिक विकास होता है। इससे बालकों में रटन प्रवृत्ति का विकास होता है। बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने ये सब बातें बताई, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, बालकों का मानसिक विकास होता है और इसमें क्या होता है, रटन। इससे लंबे समय, ओके, तक याद रहता है। इसमें क्या होगा, कम समय तक याद रहता है। कम समय, बोलो, तक याद रहता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। मेन चीज है जिन पे स्टार लगा रहा हूं। क्लियर? ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ, मैंने अभी फटाक से लिखी 1 2 3, तो मैं कैसे लिख रहा हूं वही मैं आपको सिखा रहा हूं। बोलो बात समझ ना? तो अपन ने क्या देखा? क्लियर? ओके। तो ये सारे डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में क्या आता है, आगमन विधि के लिए सही नहीं है। बताओ, 4 ऑप्शन होंगे। अरे अज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, एक सामान्य विशिष्ट, और ऐसे ही हो गए ना। तो इसका मतलब हुआ एक के बारे में सटीक आपको पता होना चाहिए, तो आपको सेकंड में नहीं लगेगा टिक करने में। और अगर आपको सटीक तरीके से याद नहीं है तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो बात समझ ना? तो इसका मतलब हुआ उल्टा भी पूछते हैं, विशिष्ट से सामान्य विधि होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, ऐसे। तो इसका मतलब हुआ हर तरह से हमें एक का पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं ट्रिक। ओके, ट्रिक क्या लिख रहा हूं, बोलो। एक बालक का आगमन कर रहा हूं मैं, और बालक भी कैसा, ध्यान रखना। मैंने कहा ज्ञात, ओके, सरल, विशिष्ट, ओके, स्थूल, उदाहरणों के, बोलो आप, स्थूल, ठीक है, प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ, मूर्त, मूर्ख नहीं, कौन सा, मूर्त, बालक, मूर्ख, छोटे छोटे बालक का आगमन हुआ। अगर ये कोटेशन आप याद रखते हो तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? ज्ञात, सरल, विशिष्ट, स्थूल, बोलो प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ, मूर्त, छोटे बालक का आगमन हुआ। ओके, इसी में सारा निकाल रहा हूं। नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात, ओके, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य, ओके, स्थूल से सूक्ष्म, ओके, प्रत्यक्ष से प्रमाण। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें। क्लियर? उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त, ठीक है, अमूर्त, छोटे छोटे बालक मतलब छोटी कक्षा, ठीक है, के लिए उपयोगी,
बालक केंद्रित, बालक केंद्रित, अरस्तु। और ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? आगमन विधि। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ जो आपका सही नहीं होगा। क्या बोला मैंने आपको? हमें एग्जाम में राइट करना है, तो आगमन निगमन विधि में से किसी से भी क्वेश्चन आए, हमें क्या लाइन याद होनी चाहिए? ज्ञात, सरल, विशिष्ट, स्थूल, प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ मूर्त छोटे बालक का आगमन हुआ। सारी बातें आ गई। देने वाला, क्या क्या करेक्टर, किसके लिए, किस पे सेंटर्ड, एवरीथिंग क्लियर। तो आपको मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो ओके। तो आगमन और निगमन विधि ये मैंने बताया जरूर है, आपका काम यहीं से रिवीजन से हो जाएगा। क्लियर? बोलो, इसको बार बार आपको रफ में 10 बार प्रैक्टिस इसको करी हुई होनी चाहिए। क्लियर? ओके। क्योंकि जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसा वर्क करेंगे तो एग्जाम में बैठेगा। बोलो, बात समझ में है? ओके, नोट कर लो। अक्सर यहां से क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि एग्जामिनर को पता है स्टूडेंट भूलेगा, कंफ्यूज होगा, रट के आता है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। ओके, मैंने जान के पहले डिफरेंस बताया ताकि आपको पता चले कि एक को याद रखने से दूसरे का काम अपने आप हो जाएगा। क्लियर? ओके। एक 13 पॉइंट और लिख सकते हैं। इसमें बालक अनुसंधान करता बनता है, और इसमें कौन बताएगा? इसमें बालक अनुसरण करता बनता है। अरे बोलो, इसमें तो क्या बनता है और इसमें क्या बनता है? अनुसरण करता। इसमें बालक अनुसरण करता, ठीक है, करता बनता है। अच्छा, जल्दी सिलेबस इसमें होगा कि उसमें होगा? इसमें होगा कि इसमें होगा? इसीलिए हायर क्लासेज में यही चलता है कि आपको पहले नियम, रूल, सिद्धांत पढ़ा दिया जाता है, फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। जबकि छोटे बच्चों के लिए वो ज्यादा सही है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि उसमें बच्चे क्या होंगे, ज्यादा सीखेंगे, लंबे समय तक सीखेंगे। बात समझ ना? इसमें क्या है, शॉर्ट टाइम में जल्दी बताया जा सकता है। क्लियर? लेकिन इससे अगर रटन की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। क्लियर? ओके, तो मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। ये एक एक मैंने जो क्लियर पता चल रहा है आपको? बोलो क्लियर।
एज इट इज ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। ओके, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। बिना लॉजिक के अगर दिमाग में रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, बोलो, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? तो इससे अच्छा है कि अपने को टिक करने के लिए एक का ध्यान रख के दूसरे का उल्टा कर लेंगे। ठीक है? कि निगमन का भी कुछ ट्रिक बनाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, बोलो। ओके, आगमन का याद कर लिया, निगमन का अपने आप हो जाएगा। जूम करूं? क्या क्या बोल रहे हो? किसका मीनिंग? मूर्त का? अच्छा, इधर ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब है, साइकोलॉजी में दो वर्ड पढ़ते हैं, एक पढ़ते मूर्त और एक पढ़ते अमूर्त। मूर्त मतलब होता है कॉन्क्रीट और अमूर्त मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? जो चीज मेरे सामने है उसके बारे में मैं कुछ भी देखूंगा सोचूंगा वो क्या है? मूर्त है। और जिस चीज मेरे सामने नहीं है उसके बारे में भी मैं सोचने लग जाऊं तो क्या है? अमूर्त है। बोलो, ये तो बहुत यूज आता है साइकोलॉजी में। जब हम बुद्धि टॉपिक पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ते हैं, तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और बोलो मूर्त और अमूर्त समझते नहीं समझते? मूर्त का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट। और अमूर्त का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं वो आप मूर्त है का अमूर्त है? बोलो, मूर्त है। और मन ही मन में सोचो, सर कल क्या पढ़ाएंगे?
आगे क्या पढ़ाएंगे, ये क्या है, अमूर्त है। बोलो बात समझ ना, ओके। मतलब अमूर्त के बारे में मतलब जो नहीं है सामने उसके बारे में भी सोच डेवलप हो जाना, वो क्या है, अमूर्त है। ओके, मूर्त अमूर्त ये वर्ड साइकोलॉजी में आते हैं। क्लियर, ओके। बात समझ में आए बोलो, ओके। हटा दूं? अच्छा, ये लाइन लिखी वो भी समझ में आया बोलो। इसमें बालक कैसा बनता है बोलो, अनुसंधान करता है। क्योंकि नियम, उदाहरण बताए जाते हैं, नियम बनवाए जाते हैं, तो बोलो वो क्या होगा बोलो। और इसमें बालक क्या होता है, अनुसरण करता है। टीचर ने खुद ने ही पहले नियम बता दिया, तो बच्चा रटेगा न अनुसरण करेगा। बोलो क्लियर, ओके। ओके, तो ये हमने सारी विधियां पढ़ी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट विधि है आगमन निगमन, जिससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर पूछता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचो, मैं इसी में आपको 4 में से 3 सही दूं, एक उल्टा कर दूं और पूछूं कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है या कौन सा निगमन, तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। पक्का एक विधि के सारे बातें आपको पक्की याद होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन निगमन का भी पूछा जा सकता है, आगमन का भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक सिखाया, मतलब दूसरे का आंसर अपना आप कॉमन सेंस से दे दोगे। क्लियर, ओके। तो सारे मेथड पढ़े अपने को। अब हम बोलो कल सबसे पहले पढ़ेंगे दो अप्रोच मॉडल, प्रतिमान उपागम। एक इंक्वायरी मॉडल, इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मॉडल, जो कि रिचर्ड सचमान ने दिया है, जो दिया था पहले फिजिक्स के लिए, बाद में सभी विषय के लागू किया गया, जिसका नाम है प्रेक्षा उपागम, पूछताछ उपागम। क्लियर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बोलो सृजनात्मक उपागम, कंस्ट्रक्टिविटिज्म अप्रोच। क्लियर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कल बोलो मल्टीपल टीचिंग एड्स, मतलब सहायक सामग्रियां, जिसमें दो क्लासिफिकेशन है, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी, एक ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। क्लियर, ओके। फिर साइंस क्लब, ऐसी बातें करेंगे। तो एक बार आपको टीचिंग मेथड समझ में आया बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वो है आगमन और निगमन विधि। इसको मैंने अलग तरीके से पढ़ाया, बोलो बात समझ, कंपेरेटिवली पढ़ाया, क्योंकि इसी से आप एग्जाम में राइट कर पाओगे। ये लाइन रात को कोई 12 बजे भी उठा के पूछे तो आपको याद होनी चाहिए, तो है मजा पढ़ने का। बोलो बात समझ ना, 4 दिन बाद भूल जाओ तो मतलब नहीं है। क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करो। कभी भी बोलो फ्री माइंड बैठे हो तो इधर उधर किसी को याद मत करो, इसको याद करो।
क्या बोल रहा हूं समझ में आया? बोलो ओके। क्या याद करोगे? ज्ञात, सरल, विशिष्ट, स्थूल, प्रत्यक्ष। ओके, मूर्ख के मूर्त, मूर्त। पता चला ध्यान कहीं और हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? और इससे मैंने कैसे बातें बताई, समझ में आए? बोलो। मेथड का नाम, देने वाला, किस पे बेस, किस पे सेंटर, क्या उसके बारे में, ये सारे, ये जितने भी मैं लिख रहा हूं ना, इनको सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र। क्लियर? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। बात समझ में आए? बोलो ओके।